गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आयरन सल्फर प्रोटीन पढ़ रहे थे और उसमें हमने कल कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि आयरन सल्फर प्रोटीन जो है रिड्यूसिंग बिहेवियर को शो करता है मेनली, राइट। और हमने ये भी देखा था कि रेट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो अगर हम एक्वस मीडियम से कंपेयर करते हैं तो आयरन सल्फर प्रोटीन में रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बहुत फास्ट होता है ना। ये कल हमने देखा था। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कल की बात एक दो चीज मैं आपको दोहरा देता हूँ जल्दी से। आयरन सल्फर प्रोटीन में क्या पढ़ा था हमने, है ना, आपको रिमाइंड हो जाएगा। तो आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। देखो, आयरन सल्फर प्रोटीन मोस्टली आज खत्म हो जाएगा, तो कल जो है वो चलेगा ब्लू कॉपर प्रोटीन। एक्चुअली अब से पता है समस्या क्या है? समस्या ये है ना कि जो कोई भी एक टॉपिक है ना उससे बहुत डेप्थ में क्वेश्चन आया है। जैसे ब्लू कॉपर प्रोटीन्स के बारे में अगर आपको सारी प्रोटीन्स का आइडिया नहीं है, राइट, उनके फंक्शन नहीं पता, तो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए मुझे टाइम लग रहा है पढ़ाने में। और दूसरा मेरा पर्पज ये है कि आपको रटना ना पड़े। मैं पूरी कोशिश अपनी कर रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आ जाए, कॉन्सेप्चुअली समझ में आ जाए, ये क्यों है ये क्यों नहीं है। जिससे आपको ये बड़े, भले आपको लग रहा होगा कि 28 लेक्चर्स हो गया इतना बड़ा, ऐसा कुछ है नहीं है। ये छोटा सा ही है, बस आप थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा इसमें, ठीक है, राइट। तो अभी इसमें बचा है फोटोसिंथेसिस बची है, नाइट्रोजनेज, राइट। इसके बाद इसमें ज्यादा कुछ है नहीं अब, ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ पर, कल हमने क्या पढ़ा था आयरन सल्फर प्रोटीन में कि इसमें क्या होता है। एक होता है इनऑर्गेनिक, जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूँ कल का। एक होता है इनऑर्गेनिक सल्फर, है ना, या एसिड लेवाइल सल्फर, एसिड लेवाइल सल्फर। इसको आप एसिड से वॉश कर सकते हो, कैन बी वॉश्ड विद, कैन बी वॉश्ड विद एसिड, मतलब एसिड से रिमूव किया जा सकता है या रिमूव विद एसिड। एक होता है ऑर्गेनिक सल्फर, राइट। ऑर्गेनिक सल्फर का मतलब, ये सिंपली इनऑर्गेनिक सल्फर का मतलब क्या है, ये सल्फाइड है। और ऑर्गेनिक सल्फर का मतलब है ये सिस्टीन का पार्ट है, थायोलेट। मतलब ये जो सल्फर, ये सिस्टीन अमाइनो एसिड का पार्ट है जो कि जुड़ा होता है। और इसको आप एसिड से वॉश नहीं कर सकते, कैन नॉट बी, जैसे वॉश्ड विद एसिड, ऐसा नहीं होता इसमें, ठीक है। और जो ये होता है क्या देता है, ये H+ से रिएक्शन करने के बाद क्या देता है, ये H2S। और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कल पढ़ा था ये। फिर हमने देखा था कि जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज आती हैं, अगर हम बात करें आयरन सल्फर प्रोटीन में, E0 आयरन 3 आयरन 2+, ठीक है, तो जनरली ये जो वैल्यूज आती है क्या होती है, वो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। इसका मतलब है जो आयरन सल्फर प्रोटीन है मेनली क्या है, वो रिड्यूसिंग बिहेवियर है इनका। तो बायोकेमिकल प्रोसेस में ये लोग क्या शो करते हैं, रिड्यूसिंग बिहेवियर। मैंने आपको ये भी बताया था क्यों ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि इनके साथ जो लगा है, क्या लगा है, सल्फाइड, और क्या लगा है, सिस्टीन का थायोलेट। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज होता है किसको स्टेबलाइज करता है, वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को। मतलब किसको स्टेबलाइज करेगा, +3 को। तो +3 से +2 में जाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम। ये यहाँ से यहाँ नहीं जाना चाहेगा, तो E0 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, नेगेटिव। इतनी बात कल हमने समझाई थी आपको, एक बार सब लोग बताओ, ये बात समझ में आई थी कल? क्यों आयरन सल्फर प्रोटीन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग की तरह काम करते हैं इन बायोलॉजिकल सिस्टम। गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद हमने बताया था कि रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अगर कंपेयर करो, आप एक्वस मीडियम ले लो, एक्वस मीडियम का एक सिस्टम लो, है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करो, यहाँ जानो, यहाँ
+2 में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अगर हम करें तो रेट, हमने देखा था यहाँ रेट क्या होती है, स्लो। लेकिन यही काम अगर आप आयरन सल्फर प्रोटीन में करते हो, यहाँ आयरन सल्फर प्रोटीन में लिख देता हूँ, आयरन 3+ आयरन सल्फर, ये कल मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, मैं आपको जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ। यहाँ आयरन 2+ आयरन सल्फर प्रोटीन, यहाँ जो रेट होता है क्या होता है, बहुत फास्ट, मैंने बताया था लगभग 10 की पावर 10 to 10 की पावर 11, राइट। मैंने रीजंस बताए थे, मैंने कहा था एक रीजन तो ये बोल सकते हो आप कि यहाँ पर जो सल्फर ग्रुप है, सल्फर के पास क्या है, डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से आयरन अपने इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कर सकता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि जो आयरन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट कैन बी डीलोकलाइज्ड। तो अगर डीलोकलाइज होगा तो +2 से, मान लो +3 से +2 गया, तो +2 पे इलेक्ट्रॉन, गुड मॉर्निंग बेटा, मान लो +3 से +2 जाने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिस्टम पे बढ़ी है तो वो बॉन्ड लेंथ को चेंज करेगा, लेकिन वो ज्यादा चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं चेंज होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आता है +3 से +2 जाने पर, यहाँ से यहाँ जाने पर जब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, वो जो सल्फर की डी ऑर्बिटल्स हैं, या ये बोल सकते हो जो सिस्टम लगा हुआ है वहां पे क्या हो जाता है, वो डीलोकलाइज। अगर डीलोकलाइज हो जाएगा तो जो हमारा सिस्टम है उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में ज्यादा चेंज नहीं दिखेगा। ज्यादा चेंज नहीं दिखेगा इसका मतलब बॉन्ड लेंथ में ज्यादा चेंज नहीं होगा, और अगर बॉन्ड लेंथ में ज्यादा चेंज नहीं हुआ इसका मतलब जो रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी लगेगी वो कम लगेगी, और जितनी कम रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी होती है, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर उतना क्या होता है, फास्ट। ये हमने कल पढ़ा था, राइट। और मैंने एक चीज बोला था कि आप हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को भी मान सकते हो कि दोनों की दोनों स्टेट जो है, चाहे वो रिड्यूस फॉर्म हो चाहे वो ऑक्सीडाइज फॉर्म हो, दोनों के दोनों में क्या है, वो हाई स्पिन, इसलिए भी ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता होगा। हालांकि ये बात तो एक्वस मीडियम के लिए भी सही है। तो मैंने बोला था इसमें एक फैक्टर एडिशनल है, वो फैक्टर भी जो है वो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को बढ़ाता है, राइट। इतनी बात समझ में आई थी? पहले एक बार बोलो आप, कल मैंने आपको इतनी बातें समझाई थी, इतनी बात समझ में आई है? बोलो, इतनी बातें समझ में आई थी? तो आपको नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यूज में बताता हूँ। बोलो एक बार यस नो, कुछ तो बोलो भैया। देखो, तीसरा फैक्टर जो था वो ध्यान से सुनो, लिखना मत, पहले समझने की कोशिश करो। देखो, अभी जब हम पढ़ेंगे ना, तो जो आयरन सल्फर प्रोटीन हम देखेंगे, आयरन सल्फर प्रोटीन में जो आयरन के अराउंड ज्योमेट्री होती है, ध्यान सुनो मेरी बात, जो आयरन के अराउंड ज्योमेट्री होती है वो आपको जनरली मिलेगी डिस्टॉर्टेड। आपको ऐसा लगेगा कि सारे लिगेंड तो सेम है, चारों सिस्टीन हमारे पास है, जैसे हम पढ़ेंगे एक के बारे में, रुब्रेडॉक्सिन के बारे में, आपको ऐसा लगेगा कि चारों के चारों तो लिगेंड सेम है, तो सिस्टम को क्या होना चाहिए, परफेक्ट, मतलब परफेक्ट टेट्राहेड्रल होना चाहिए। लेकिन सिस्टम जो होता है क्या होता है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर हमारे पास एक आयरन है, एक सिस्टीन यहाँ लगा हुआ 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 है, और आपसे पूछूं बताइए ज्योमेट्री क्या होगी, क्या बोलोगे आप, टेट्राहेड्रल। मान लो ये आयरन 3 में है, ठीक है, टेट्राहेड्रल ही होगा ना, यस या नो? अब ये सिस्टम जब, ध्यान सुनो, ये टेट्राहेड्रल आपको दिख रहा है, लेकिन ये टेट्राहेड्रल नहीं होता। ये पर्टिकुलर सिस्टम क्या होता है, किसमें, जब आप बात करते हो आयरन सल्फर प्रोटीन की, तो आयरन सल्फर प्रोटीन में ये होता है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। आयरन, बहुत आराम से समझो ये, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल चीज है ये। आयरन सल्फर प्रोटीन में ये होता है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, मतलब यहाँ पर जो आपको लिगेंड सारे सेम दिख रहे हैं, और आयरन 3 में आपको दिखेगा, अगर टेट्राहेड्रल में आप ड्रॉ करोगे तो देखो आपको इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री भी दिख रही है, मतलब जेटीडी भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली फिल्ड है, लिगेंड सारे आपको सेम दिख रहे हैं। होना क्या चाहिए से परफेक्ट टेट्राहेड्रल, लेकिन आयरन सल्फर प्रोटीन में ये जो अरेंजमेंट होता है क्या होता है, डिस्टॉर्टेड। और डिस्टॉर्शन हुआ कैसे, देखो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट तो सेम है, जेटीडी है नहीं, सारे के सारे लिगेंड सेम है, तो फिर डिस्टॉर्शन कैसे हुआ, गुड मॉर्निंग बेटा, तो डिस्टॉर्शन हुआ कैसे, डिस्टॉर्शन कौन करता है, जो प्रोटीन लगी है,
क्रिएटेड बाय प्रोटीन, क्रिएटेड बाय प्रोटीन, क्योंकि इसके साथ भी तो अमाइनो एसिड लगे होंगे ना, उनका सीक्वेंस अलग अलग होगा, वो लोग डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हैं। अब सब सवाल ये है कि डिस्टॉर्शन हुआ क्यों? क्योंकि कोई भी सिस्टम खुद को परफेक्ट रखना चाहता है ना भाई, 4 के 4 लिगेंड सेम, कोई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं है, क्योंकि T2G में भी सेम इलेक्ट्रॉन है, या ऐसे बोल सकते हो कि E में भी सेम इलेक्ट्रॉन है, T2 में भी सेम इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों सिमेट्रिकली फिल्ड है। तो यहां से लग रहा है कि नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। दैट इसका मतलब हुआ कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? परफेक्ट टेट्राहेड्रल। लेकिन जब आप रिड्यूस फॉर्म की बात करते हो या फिर ऑक्सीडाइज फॉर्म की बात करते हो, किस में? आयरन सल्फर प्रोटीन में, तो आपको चाहे रिड्यूस फॉर्म हो चाहे ऑक्सीडाइज फॉर्म हो, दोनों के दोनों क्या दिखते हैं? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। क्यों ऐसा होता है वो समझो। देखो ये 2 या +3, अगर मैं +2 ऐसे कर दूं, एसिस एसिस, यहां एसिस, यहां एसिस, यहां एसिस, राइट। अब ये हमारे पास यहां भी आपको सब सेम दिख रहा है, लेकिन यहां पर है D6, और D6 साइज पिन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो D6 साइज पिन आपको ऐसे कुछ दिखेगा। इसमें आपको क्या दिखेगा? JTD। क्यों JTD दिखेगा? क्योंकि E जो है क्या है, वो अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, तो यहाँ आपको क्या दिखेगा? JTD। जय श्री कृष्णा भैया। यहाँ आपको क्या दिखेगा? JTD। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो, अगर मैं आयरन की 4 सिस्टीन के साथ ऑक्सीडाइज स्टेट की बात करूं, तो ये पर्टिकुलर सिस्टम में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं है, इसे क्या होना चाहिए? परफेक्ट टेट्राहेड्रल। अगर हम आयरन 2 की बात करें 4 लिगेंड के साथ, यहाँ पर D6 साइज पिन है, क्योंकि +2 में क्या होगा? D6 होगा, तो यहाँ पर E जो है अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, यहाँ क्या होना चाहिए? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। समझ में आया? अब आप सोचो, इसे 1 मिनट के लिए भूल जाओ आप। मान लो हमारे पास ये सिस्टम है, अगर मैं यहां से यहां जाता हूं, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर, तो देखो हम एक, इसको मत याद रखो, पहले सुनो, हम एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से कहां जाना चाह रहे हैं? डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री में। भाई अगर मैं आयरन +3 से आयरन +2 में जाऊंगा, तो आयरन 3+ में कोई JTD नहीं है, आयरन 2+ में JTD है, तो एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर से हम कहा जा रहे हैं? एक अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की तरफ। यस या नो? इसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। आप खुद सोचो कि एक आयरन 3+ है, सारे लिगेंड सेम है वहां पर, और यहाँ सिस्टम में कोई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, क्योंकि जो ऑर्बिटल है क्या है? सिमेट्रिकली फिल्ड है। मैं इसको रिड्यूस करता हूँ, आयरन 2+ में जाता हूं मैं, और यहाँ पर हमारे पास सिस्टम में ये अरेंजमेंट मिलेगा हमें, तो यहाँ क्या है? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, क्योंकि ई हमारा क्या है? अनसिमेट्रिकली फिल्ड। तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम +3 से +2 में जा रहे हैं, एक हाई स्पिन +3 से हाई स्पिन +2 में जा रहे हैं आयरन वाले केस में, देन हम एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर से, जहां पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं है, वहां से कहां जा रहे हैं हम? एक अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर पे, जहां पर JTD है। ये बात समझ में आ रही है? पहले ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, तब मैं अगला पॉइंट बोलूंगा, तभी तो आपको समझ में आएगा। बताओ, एक +3 से हम +2 में जा रहे हैं, मतलब हम सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल में जा रही है। बात सही है कि नहीं? यही तो होगा। यस, सब लोग बोलो भैया, क्योंकि ये समझना जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा डिस्टॉर्टेड क्यों होता है ये। राइट? अब आगे देखो, अभी लिखना मत, अब देखो सिंपल सी बात है। मतलब सिंपल क्या है? एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है आयरन 3, इसको रिड्यूस करने पर हम किधर जा रहे हैं? आयरन 2 में, और एक क्या है? अनसिमेट्रिकल बना बिकॉज ऑफ JTD, ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। या फिर जब ये रिड्यूस होगा तो इधर से इधर करोगे तब भी सेम यही होगा, मतलब सेम, इधर से इधर जाओगे या फिर इधर से इधर। इसको ऐसे लिख दें, चलो एक ही समझ लेते हैं पहले ना, ये कंफ्यूज रहोगे। चाहे आप इधर से इधर जाओ, मतलब चाहे आप रिड्यूस हो गए चाहे आप ऑक्सीडाइज, दोनों केस में क्या आएगा? आपको सेम मिलेगा। तो अब मुझे बताओ कि अगर सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल हम जाएंगे तो क्या लगेगा? मोर रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। सही बात है कि नहीं? चाहे सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल जाओ, चाहे अनसिमेट्रिकल से सिमेट्रिकल जाओ, आप डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रहे हो ना, मतलब आप ज्योमेट्रिकल चेंज ज्यादा कर रहे हो। अगर ज्योमेट्रिकल चेंज ज्यादा करोगे तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ में ज्यादा चेंज दिखेगा। अगर ये सब आपको दिखेगा, देन देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ मोर रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, और अगर रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हुई तो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो जाएगा? स्लो। समझ गए?
एक्वस मीडियम में जो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्लो होता है ना, इसकी वजह से होता है। एक तो डिलोकलाइजेशन नहीं होता वहां पर क्योंकि वाटर है, और दूसरा किसकी वजह से, एक्वस मीडियम में क्या होता है, आयरन 3+ का जो ये सिस्टम है, ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है। ये जब इलेक्ट्रॉन लेके इधर जाता है तो ये जाता है किसमें, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में, क्योंकि यहां पर अनसिमेट्रिकली फील्ड है। ये हो गया डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो यहां से यहां जाने पर ज्यादा रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी है, इसलिए रेट यहां पर क्या है, स्लो है। ठीक, इतनी बात समझ में आती है। तो जब आप आयरन 3+ से +2 में जाओगे, हाई स्पिन स्टेट से, एक हाई स्पिन स्टेट से दूसरी हाई स्पिन में जाओगे, देन आपको ज्यादा रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी लगेगी, क्योंकि आप एक सिमेट्रिकल से कहां जा रहे हो, अनसिमेट्रिकल। ऐसे बोल सकते हो आप, एक अगर उल्टा आप जाओगे +2 से +3, तो आप अनसिमेट्रिकल से कहां जा रहे हो, सिमेट्रिकल। ठीक है। अगर ऐसा सिस्टम हुआ तो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या होगा, स्लो। नेचर को इस चीज से बचना है, उसको ऐसा कुछ करना है कि रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्लो ना हो। उसे क्या चाहिए, उसे रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या चाहिए, फास्ट करना है। तो क्या करेगा नेचर इसके लिए, कि ऐसा कुछ करेगा कि रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्लो ना हो, क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। तो नेचर देखो क्या करता है, देखो ध्यान से सुनो। नेचर क्या करेगा, आयरन 3+, देखो इधर ये है सिमेट्रिकल को, ये मतलब सिमेट्रिकल को फेवर करता है, मतलब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर फेवर है। आयरन 2+, इसमें क्या है, अनसिमेट्रिकल है, ड्यू टू क्या है, जेटीडी। राइट। नेचर पता क्या करता है, आयरन सल्फर प्रोटीन में ना तो इसको अडॉप्ट करता है ना तो इसको अडॉप्ट करता है, वो इन दोनों के बीच का एक स्ट्रक्चर अडॉप्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। चाहे वो रिड्यूस फॉर्म हो, चाहे वो ऑक्सीडाइज फॉर्म हो, दोनों फॉर्म में वो रिड्यूस और ऑक्सीडाइज फॉर्म में क्या अडॉप्ट करता है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। मतलब आयरन सल्फर प्रोटीन में जो आयरन है वो ना तो जेटीडी वाला स्ट्रक्चर अडॉप्ट करता है ना तो सिमेट्रिकल वाला स्ट्रक्चर अडॉप्ट करता है, वो इन दोनों के बीच का एक स्ट्रक्चर अडॉप्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है। अब इससे फायदा क्या हुआ, ध्यान से सुनो। अगर समझने की कोशिश करो, अगर +3 हमारा है, मान लो हमारा ऑक्सीडाइज फॉर्म है, तो किसको फेवर करेगा, ऑक्सीडाइज फॉर्म किसको फेवर करेगा, सिमेट्रिकल को फेवर करता है नॉर्मल कंडीशन में। रिड्यूस फॉर्म किसको फेवर करेगा, अनसिमेट्रिकल को फेवर करेगा। राइट भाई, आयरन +3 ऑक्सीडाइज फॉर्म किसको फेवर करता है, सिमेट्रिकल को। आयरन +2 किसको फेवर करता है, अनसिमेट्रिकल को। आयरन सल्फर प्रोटीन में डिस्टॉर्टेड है, जरा ध्यान से देखो। अगर आप यहां से यहां ले जाओगे, मतलब सीधे आप सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल, तो क्या लगेगा आपको, मोर रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। लेकिन आयरन सल्फर प्रोटीन में क्या है, जो स्ट्रक्चर है वो इन दोनों के बीच का है, मतलब आपको यहां से यहां नहीं जाना, आपको मिड पॉइंट से इधर इधर जाना है, इधर जाना है और इधर जाना है। तो ध्यान सुनो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, समझने की कोशिश करो, ये जो स्ट्रक्चर है ये इससे भी मैच कर रहा है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये इससे भी मैच कर रहा है। मतलब ये हुआ कि जितना चेंज यहां से यहां हमें करना पड़ता है ना, इस स्ट्रक्चर को सिमेट्रिकल में कन्वर्ट करना हो या इस स्ट्रक्चर को अनसिमेट्रिकल में कन्वर्ट करना हो, हमें लो एनर्जी लगेगी, क्योंकि ये दोनों के बीच का स्ट्रक्चर है। लो एनर्जी का मतलब क्या हुआ, रेट हमारी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। समझ रहे हो। अगर ये परफेक्ट स्ट्रक्चर लेता तो अनपरफेक्ट जाने में या अनसिमेट्रिकल जाने में बहुत एनर्जी लगती, या फिर ये कंप्लीटली जॉन टेलर डिस्टॉर्शन वाला स्ट्रक्चर लेता तो यहां से यहां जाने में बहुत एनर्जी लगती। नेचर ने क्या किया, ना इसको लेंगे ना इसको लेंगे, दोनों के बीच का स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर लिया है कि जो यहां से यहां जाने में भी कम एनर्जी लगे और यहां से यहां जाने में भी कम एनर्जी लगे। तो ओवरऑल रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी को क्या कर दिया, कम कर दिया ना। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। इसलिए आयरन सल्फर प्रोटीन में जो ज्योमेट्री होती है ना, वो डिस्टॉर्टेड होती है, ना तो ये वाली होती है ना तो ये वाली, इन दोनों के बीच का स्ट्रक्चर होता है, जिससे इधर जाना हो तब भी फेवरेबल, इधर वाले को तब भी फेवरेबल। समझ में आ रहा है ये।
बोलो, ये बात समझ में आ रही है? वो ज्योमेट्री अडॉप्ट करता है जो रिड्यूस को भी, जिसमें रिड्यूस वाला ऑक्सीडाइज वाला है, तो वो ज्योमेट्री अडॉप्ट करेगा जिसका रिड्यूस वाले से भी डिफरेंस कम हो और ऑक्सीडाइज वाले से भी डिफरेंस कम हो, मतलब दोनों के बीच का स्ट्रक्चर हो। मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो एक पर्सन है यहाँ पर ए, ठीक है, उसको बी और सी। अब इसको इसको मान लो मैं बोल दूं कि एक बार तुम यहां रहो, एक बार तुम यहां रहो, और तुम्हें यहां जाना है, अगले दिन यहां जाना है, ऐसे करके। ठीक है, मान लो मैं इसको बोल दूं कि एक दिन तुम यहाँ एक रुक जाओ और यहाँ रुक जाओ, एक दिन तुम्हें यहाँ जाना है, अगले दिन तुम्हें यहाँ जाना है। दूसरा मैं बोलूं एक काम करो, तुम यहाँ ना रुको, तुम यहाँ रुक जाओ, तुम्हें इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, तो ज्यादा सुटेबल कौन इसके लिए है? भाई ये डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करनी पड़ेगी ना इसको। अगर ये यहाँ रहेगा तो इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा। अरे एक पर्सन की अगर जॉब लग जाए, बोले तुमको यहाँ से दिल्ली जाना है डेली, और उसके बाद दिल्ली से फिर लखनऊ आना है, रोज यही करना है, तो उसके लिए वो सुटेबल नहीं होगा। लेकिन उसको बोल दो कि मिड में जो है आप एक मिड एरिया ले लो, दिल्ली और लखनऊ के बीच का, वहां पे रहो, आप वहां से लखनऊ भी चले जाना और जब जरूरत होगी आप दिल्ली भी चले जाना, तो उसके लिए ज्यादा सुटेबल कौन सा होगा? कब रीऑर्गेनाइज एनर्जी कम लगेगी? जब वो यहाँ होगा तब। यहाँ यहाँ होगा तो यहाँ भी ज्यादा एनर्जी लगेगी, यहाँ भी ज्यादा एनर्जी, यहाँ होगा तो इधर भी जाने में एनर्जी कम लगेगी, इधर भी जाने में एनर्जी कम लगेगी। समझ रहे हो? यही काम नेचर ने किया है आयरन सल्फर प्रोटीन में। ऐसा स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लिया है जिसका ना तो +2 वाले से ज्यादा डिफरेंस है, ना तो +3 वाले से ज्यादा डिफरेंस है। इसका मतलब +2 +3 में कन्वर्ट होने पर खुद को ज्यादा चेंज नहीं करना उसे। इसका मतलब जो रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी लगेगी, क्या लगेगी? वो कम। इसीलिए जब आप आयरन सल्फर प्रोटीन पढ़ते हो ना, तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल लिखा होता है। वो इसीलिए डिस्टॉर्टेड होता है जिससे रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो? फास्ट हो। तो अभी भूलना मत डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्यों होती है, इसीलिए होती है। समझ में आ रहा है कुछ? बोलो एक बार। तो ना तो +2 वाला अडॉप्ट करेगा, ना तो +3 वाला अडॉप्ट करेगा, वो दोनों के बीच का अडॉप्ट करता है, जिससे अगर +3 भी आ जाए तो ज्यादा चेंज ना करना पड़े, +2 आ जाए तो भी ज्यादा चेंज ना करना पड़े। जैसे यहाँ है, ये पर्सन अगर यहाँ रहेगा, इसे लखनऊ जाना पड़े तब भी चला जाएगा, दिल्ली जाना पड़े तब भी चला जाएगा। लेकिन अगर इसको मैं लखनऊ में दे बोल दूं, दिल्ली में बोल दूं कि यहाँ से आ जाना, तो इसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना। नेचर ने ये वाला रास्ता चुना है। समझ गए? बिल्कुल, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट करने के लिए। नहीं तो जैसे एक्वस मीडियम में हो रहा था, इतना स्लो रेट, अगर इतना स्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट होगा तो जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो कहाँ हो पाएंगी, एनर्जी हमको कहाँ मिल पाएगी? ऐसा नहीं एनर्जी लेट मिलेगी, लेकिन हमें एनर्जी जल्दी में कहाँ मिलेगी? अरे दिशा बेटा, टेट्राहेड्रल क्या होता है बताओ? लो स्पिन की हाई स्पिन। जो आयरन सल्फर प्रोटीन में ज्योमेट्री होती है आयरन के अराउंड, वो टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल क्या होता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बताओ, इसमें थोड़ा पूछना है। तो बस वही तो हाई स्पिन लिखा है दोनों में। टेट्राहेड्रल तो हाई स्पिन ही बोलते हो ना आप। चलो अब हम लोगों ने तो इसका मतलब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री क्यों होती है। अब ये भी मत भूलना कि आप परफेक्ट लिख के आना, ठीक है? चलो अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ आयरन सल्फर प्रोटीन, जिसमें हमें पढ़ना है रुब्रेडॉक्सिन और हमें पढ़ना है फेरेडॉक्सिन। तो हम यहां लिखते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन्स, आयरन सल्फर प्रोटीन्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। वैसे बहुत टाइप्स की होती है, मेन मेन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहला हम लोग पढ़ते हैं रुब्रेडॉक्सिन, ठीक है? ये क्या है? सिंपलेस्ट आयरन सल्फर प्रोटीन है, सिंपलेस्ट आयरन सल्फर प्रोटीन फाउंड इन एनारोबिक बैक्टीरिया। अच्छा एक चीज ध्यान से सुन लो, जो आयरन सल्फर प्रोटीन है ना, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। अभी हमने जितनी जगह लिखा है 1 1 लिखा है ना, तो एक ध्यान रखना कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन देता है? एक बार में एक, ठीक है? ऐसा नहीं कि 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 6, कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 1, ठीक। अब देखो स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका, आयरन क्या है। इसमें देखो
आयरन, यहाँ सिस्टीन, यहाँ सिस्टीन, यहाँ सिस्टीन, यहाँ सिस्टीन, ऐसे इसकी तरफ प्रोटीन दिखा सकते हो आप, ठीक है, यहाँ प्रोटीन चेन ऐसे लगी है, ठीक। दो फॉर्म, दो स्टेट इसकी हो सकती है, एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस। तो यहाँ ज्योमेट्री क्या लिखोगे आप? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। रिप्रेजेंट कैसे करोगे इसको आप? Fe1S0। तो यहां से क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एसिड लेवाइल सल्फर कितना है? एसिड लेवाइल सल्फर कितना है? 0, है ना। तो जो Fe1S0 होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रुब्रेडॉक्सिन। एक मेटल सेंटर है और आयरन नंबर ऑफ एसिड लेवाइल सल्फर का नंबर क्या है? 0 है। ज्योमेट्री के राउंड क्या है? ध्यान से देखो, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, है ना। अब ऑक्सीडाइज फॉर्म देख लेते हैं, रिड्यूस फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइज फॉर्म का मतलब आयरन किसमें होगा? +3 में। देखो, ऑक्सीडाइज फॉर्म का मतलब आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। टेट्राहेड्रल +3 बनाओ, डिस्टॉर्टेड है तब भी टेट्राहेड्रल तो बना ही सकते हैं हम लोग, नियर अबाउट 1 2 3 4 5। एस कितना हो जाएगा? 5/2। तो ये ईपीआर एक्टिव होगा कि नेगेटिव? ईपीआर एक्टिव हुआ, मतलब जो ऑक्सीडाइज स्टेट है वो ईपीआर एक्टिव है या ईएसआर एक्टिव है। रिड्यूस फॉर्म में क्या रहेगा? ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। रिड्यूस फॉर्म उसमें आयरन किसमें है? +2 में, राइट। ये D6 है। अब D6 हाई स्पिन हम ड्रॉ करेंगे क्योंकि टेट्राहेड्रल है तो हाई स्पिन ही लिखेंगे हम। 1 2 3 4 5। एस कितना है यहाँ पर? देखो, ये तो 0 हो गया, क्या हो जाएगा? 4/2 दैट इज 2, ठीक है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है। मैग्नेटिक बिहेवियर देखो, पैरामैग्नेटिक, बट ध्यान रखना ये एक्टिव कहने के लिए, एक्चुअली रिजॉल्व नहीं होता। जब इवन नंबर होता है ना इलेक्ट्रॉन का तो स्पेक्ट्रम आता नहीं ठीक से। जब इवन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आता है स्पेक्ट्रम आता नहीं ठीक से, ठीक है। मैग्नेटिक बिहेवियर में ये भी क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। तो रिड्यूस फॉर्म हो ऑक्सीडाइज फॉर्म हो, दोनों की दोनों फॉर्म जो है वो पैरामैग्नेटिक है, राइट। जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है, इधर देखो, जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है वो कलर्ड होती है। कलर कैसा कलर होता है? रेड कलर। कलर आपको भले नहीं याद रहे लेकिन रीजन आपको पता होना चाहिए कि अगर कलर आएगा क्यों आएगा। तो कलर आता है ड्यू टू लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। कहां से कहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा? जो सिस्टीन का थायोलेट है उससे आयरन 3+ में, ये लिगैंड है, ये मेटल है, यहां से यहां चार्ज का ट्रांसफर हुआ, इसी वजह से क्या आता है? रेड कलर। जो ऑक्सीड रिड्यूस फॉर्म है वो होता है कलरलेस, क्योंकि देखो चार्ज ट्रांसफर तो वहां होता नहीं है, यहां होता है डीडी ट्रांजिशन। लेकिन जो डीडी ट्रांजिशन होता है ये फॉल करता है कहां पर? आईआर रीजन में। और आईआर रीजन में कोई सिस्टम अगर लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो हमें कलर थोड़ी दिखाई देता है। आईआर में क्यों हुआ? क्योंकि टेट्राहेड्रल है ना, और टेट्राहेड्रल में जो एनर्जी गैप होता है क्या होता है? वो कम, क्योंकि टेट्राहेड्रल सिस्टम है। तो जो रिड्यूस फॉर्म है उसमें डीडी ट्रांजिशन होता तो है लेकिन उसकी वजह से कलर नहीं आता, समझ गए। जो रिड्यूस फॉर्म है उसमें डीडी ट्रांजिशन होता तो है। चार्ज ट्रांसफर इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूं क्योंकि चार्ज ट्रांसफर के लिए एटलीस्ट मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक। तो वो बिल्कुल है नहीं सिस्टम में। +2 में चार्ज ट्रांसफर उतना नहीं फेवरेबल है, राइट। या फिर होता भी होगा तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से विजिबल रीजन में नहीं आता होगा। अगर आपको चार्ज ट्रांसफर के बारे में थोड़ा आइडिया है तो मुझे लगता है मेरी बातों को आप कोरिलेट कर पा रहे होगे। फिर भी डीडी ट्रांजिशन जो होता है यहाँ पे होता है, लेकिन डीडी ट्रांजिशन जो है वो किस में फॉल करता है? आईआर रीजन में। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल में एनर्जी गैप क्या होता है? कम, तो कलर नहीं आता उसकी वजह से, ठीक है। क्योंकि दोनों के दोनों सिस्टम पैरामैग्नेटिक हैं, तो आप अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा? ऐसे, पैरामैग्नेटिक वाला। यहां भी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर अगर करोगे
तो आपको ऐसा दिखाई देगा। तो ये है रिड्यूस और ऑक्सीडाइज फॉर्म किसकी? फेरिडॉक्सिन की। करो जल्दी से। तो एक आयरन सेंटर है, 4 सिस्टीन सल्फर है, कोई भी एसिड लेवाइल सल्फर है नहीं। ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों स्टेट पैरामैग्नेटिक है। ईपीआर एक्टिव होगा, जिनमें से ऑक्सीडाइज को ही आप ईपीआर एक्टिव मेनली बोलना, क्योंकि जब इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जब या ऐसे बोल सकते हो एस की वैल्यू इवन आती है, राइट, इंडिया इंटीजर आती है, 1 आती है, 2 आती है, 3 आती है, तो उस समय ईपीआर रिजॉल्व नहीं होता। मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी टेम्परेचर के बीच का ग्राफ दोनों में ऐसे आएगा। ये वाला कलर है, वो वाला क्या है? कलरलेस। कलर भले ना याद रहे कि नीला है कि पीला है कि हरा है कि काला है, काला छोड़ो, जान दो, ब्लैक तो बिल्कुल अलग हो गया। कलर भले ना याद है, लेकिन आपको रीजन पता होना चाहिए कि कलर अगर आ रहा है तो क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, तो कलर का रीजन क्या है? लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। सिस्टीन के सल्फर से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? आयरन 3+ में। ठीक, बताओ ये बात समझ में आ रही है? चलो अब एक चीज और देख लेते हैं, मॉस बार स्पेक्ट्रम देख लेते हैं इसका। ठीक है, माउस मॉस बावर स्पेक्ट्रम। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि आयरन है ना, तो आयरन के केस में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो इधर मैं लिखता हूं ऑक्सीडाइज फॉर्म और इधर मैं लिखता हूं रिड्यूस फॉर्म। देखो ऑक्सीडाइज फॉर्म में क्या है? आयरन 3 लिखो मत, पहले एक बार देख लो, अगर थोड़ा बहुत आइडिया आपको नहीं होगा तो थोड़ा तो आइडिया आपको पता चल जाएगा, बहुत आसान नहीं है। यहाँ है आयरन 2। अब जब आप मास बार स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ते हो? एक चीज पढ़ते हो, आइसोमर शिफ्ट। अरे बेटा यहाँ पर देखो, इधर इधर देखो, यहाँ पर एलएमसीटी इसलिए मैंने नहीं बोला क्योंकि एलएमसीटी के लिए आयरन 2 है इधर, सल्फर इधर, तो एलएमसीटी के लिए मेटल से, लिगैंड से मेटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या चाहिए? हाई। ठीक है, समझ रहे हो? और मान लो अगर एलएमसीटी हो भी गया तो आयरन 2+ की एनर्जी क्या रहेगी? आयरन 2+ सिस्टम जो है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मेटल की एनर्जी हाई होती है, तो एनर्जी गैप हो सकता है इतना फॉल हो जाए कि वो यूवी रीजन में चला जाए। एक तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं होगा, क्योंकि यहां से यहां इलेक्ट्रॉन इतना इजीली जाएगा नहीं, क्योंकि लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के लिए मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में चाहिए कि नहीं? ऑलवेज नहीं, बट जनरली चाहिए कि नहीं? तो इसलिए यहां से यहां इसके होने की प्रोबेबिलिटी कम है, पहला रीजन। दूसरा, मान लो अगर हो भी जाता तो इसकी एनर्जी अगर हाई हुई, क्योंकि जब, अरे पढ़ते नहीं हो भैया, आयरन 3+ से कंपेयर करोगे आयरन 2+ का, तो आयरन 2+ की एनर्जी ज्यादा होती है। जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसकी एनर्जी कम, जिसपे पॉजिटिव चार्ज कम उसकी एनर्जी ज्यादा। तो अगर मान लो सल्फर यहाँ पे है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेज रहा है यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेज रहा है यहाँ पे, तो ये हो सकता है ये विजुअल रीजन में फॉल करे, तो ये वाला यूवी में फॉल कर सकता है। और अगर यूवी में फॉल करेगा तो कलर तो तब भी नहीं दिखाई देगा ना, भले चार्ज ट्रांसफर हो जाए। और डीडी की बात मैंने पहले में क्यों नहीं की? क्योंकि पहले में देखो डीडी में क्यों नहीं बोला, क्योंकि पहला स्पिन फॉरवर्ड है। देखो जरा इधर, ये स्पिन फॉरवर्ड है कि नहीं? बोलो, डेल्टा जीरो है, ये हाई स्पिन है। यहाँ तो स्पिन फॉरवर्डन नहीं है ना, ये तो स्पिन फॉरवर्डन नहीं है ना, ये डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, यहाँ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो आएगा, तो ये स्पिन अलाउड है, तो डीडी वहां हो सकता है, यहाँ थोड़ी होगा डीडी। ठीक है ना, समझ गए? आगे चलते हैं, देखो इसलिए मैंने लिखा वो। अब देखो, एक चीज आपने पढ़ा होगा मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में, या मॉसबार स्पेक्ट्रम जब आप लेते हो तो हमने पढ़ा है वहां पर आइसोमर शिफ्ट। और आयरन के केस में आइसोमर शिफ्ट कैसे डिपेंड होती है? जितना ज्यादा नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन होता है, तो ज्यादा नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन कहाँ है? यहाँ पर है ना, यहाँ कम है। तो आइसोमर शिफ्ट अगर आप कंपेयर करोगे तो रिड्यूस वाले की आइसोमर शिफ्ट क्या आएगी? ज्यादा। और ऑक्सीडाइज वाले की आइसोमर शिफ्ट क्या आएगी? कम। वैल्यू हमें नहीं ध्यान रखनी है, लेकिन इतना तो बता ही सकते हैं कि रिड्यूस फॉर्म में आइसोमर शिफ्ट ज्यादा आएगा, ऑक्सीडाइज फॉर्म में आइसोमर शिफ्ट कम आएगा। एक चीज और पढ़ते हो आप इसी में, क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग। क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग पढ़ते हो। ये कब होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्या होता है? जीरो, नॉन जीरो। जब नॉन जीरो होता है, राइट। ये कब होता है? जब सिस्टम में क्या होता है? या तो इलेक्ट्रॉनिक एसिमेट्री,
मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो एसिमेट्रिकल हो, और या फिर जो है लिगैंड एसिमेट्री, मतलब या तो डिस्टॉर्शन हो सिस्टम में, चाहे मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्टॉर्शन हो या ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शन हो, या इसको मैं ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शन लिख सकता हूं क्या, ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शन, मतलब स्फेरिकल ना हो सिस्टम, उन दोनों के, चाहे ये हो या दोनों हो, दोनों केस में जो आपका स्पेक्ट्रम होता है स्प्लिट हो जाता है वो। ठीक है, अब ये बताओ जरा, अभी हमने बोला कि चाहे वो ऑक्सीडाइज फॉर्म हो चाहे वो रिड्यूस फॉर्म हो, दोनों की दोनों क्या थी, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। तो जो ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शन है वो तो दोनों में है ना। हमने बोला था कि आयरन सल्फर प्रोटीन में, जो आयरन सिस्टम, ध्यान सुनो, मैंने बोला था आयरन सल्फर प्रोटीन में रिड्यूस फॉर्म ऑक्सीडाइज फॉर्म दोनों में क्या है, डिस्टॉर्शन है। क्योंकि मैंने बताया था ना ज्योमेट्री कौन सी होती है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, अभी बोला था ना थोड़ी देर पहले। तो चाहे रिड्यूस फॉर्म हो चाहे ऑक्सीडाइज फॉर्म हो, दोनों में ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शन है ना, तो स्प्लिटिंग तो दोनों में होगी, राइट। तो ये स्प्लिटिंग कराते हैं, यहाँ पे देखो इधर गामा काउंट इधर, तो देखो जो आपका सिंगल स्पेक्ट्रम होता है वो ऐसे ब्रेक हो जाता है ऐसे, यहां भी स्प्लिटिंग होगी, लेकिन यहां पर एक चीज डिफरेंट है, देखो क्या, यहां पर जो D5 है ना, यहां पर क्या है, देखो ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शन तो दोनों में हो गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्टॉर्शन की। इस वाले में इलेक्ट्रॉनिक डिस्टॉर्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है। इधर देखो 1 2 3 4 5, ये क्या है, सिमेट्रिकल। इस वाले में इलेक्ट्रॉनिक डिस्टॉर्शन भी है या इलेक्ट्रॉनिक एसिमेट्री भी है, देखो यहां पर सिमेट्रिकल फीलिंग है क्या, नहीं। तो लेफ्ट वाले में सिर्फ ज्योमेट्रिकल है, इसलिए आपको इतना दिखा क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग। राइट वाले में ज्योमेट्रिकल भी है इलेक्ट्रॉनिक भी है, तो अगर एक फैक्टर होगा तो स्प्लिटिंग क्या होगी, कम। अगर दोनों के दोनों फैक्टर हो जाएंगे तो जो क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग है क्या होगी, वो ज्यादा। इसलिए जब यहां आप देखते हो ना तो आपको ऐसा कुछ दिखता है, ऐसे इस तरह से। ये आपकी क्या है, ये है क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग। यहां पर आपको क्या दिखेगा, ये आपको कम दिख रहा है, ये क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग कम है। तो आइसोमर शिफ्ट कहां ज्यादा होगी, रिड्यूस फॉर्म में। क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग कहां ज्यादा होगी, रिड्यूस फॉर्म में। अगर आप मॉसबार स्पेक्ट्रम लेते हो रुब्रेडॉक्सिन का, तो समझ में आई ये बात। इतना ध्यान रखो, मोर द डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, मोर द आइसोमर शिफ्ट। ठीक है, क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉनिक एसिमेट्री पे और ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शन पे। ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शन दोनों में है, इसलिए दोनों में स्प्लिटिंग हुई है। ज्यादा कहां होगा, जहां पर ज्योमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक दोनों होगा। तो यहाँ ज्योमेट्रिकल भी है इलेक्ट्रॉनिक एसिमेट्री भी है, क्योंकि यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, अनसिमेट्रिकली फील्ड है ना ये। भाई 1 1 होता तो सिमेट्रिकल होता, ये अनसिमेट्रिकली फील्ड है। और यहाँ देखो ये सिमेट्रिकली फील्ड है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक एसिमेट्री है, ज्योमेट्रिकल एसिमेट्री है, इसलिए वहां पर आपको क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग क्या दिख रही है, ज्यादा। कौन से वाले में, रिड्यूस फॉर्म में। यहां पर क्या है, सिर्फ ज्योमेट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इसलिए आपको क्या दिख रहा है, आपको क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग कम। और ये क्या लिखा मैंने, इस वाले का आइसोमर शिफ्ट ज्यादा होगा, इस वाले का आइसोमर शिफ्ट कम होगा। वैल्यूज हम ध्यान नहीं रख सकते, इसलिए वैल्यूज में नहीं लिख रहा हूं। तो आपसे ये भी पूछ सकता है रिड्यूस और ऑक्सीडाइज फॉर्म के स्पेक्ट्रम के बारे में बताओ, कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कौन सा वाला रिड्यूस फॉर्म है, कौन सा वाला ऑक्सीडाइज फॉर्म है ना। बोलो, ये समझ में आ रही बात। बाकी लोग बताओ, ये समझ में आ रहा है। देखो नेट वाले बच्चों को ये सब जरूर आना चाहिए, ठीक है। आपको क्या लगता है कि जीवन भर आपसे वही ऑक्सीडेशन स्टेट, ज्योमेट्री, ये सब यही सब पूछा जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करने के लिए बोल देंगे, वो बोल देंगे कि जो आयरन सल्फर प्रोटीन रुब्रेडॉक्सिन, उसकी 2 स्टेट हैं, एक स्टेट में जो क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग है वो ज्यादा है, दूसरे में कम है, या एक में आइसोमर शिफ्ट ज्यादा है, दूसरे में कम। बताइए कौन सा वाला +3 है, कौन सा वाला +2 है। तो आप इसे बता सकते हो ना कि कौन सा वाला +2 होगा, कौन सा वाला +3 होगा। यस, ठीक है, आगे चलें। अब एक दो क्वेश्चन कर लो अब ना थोड़ा, नहीं तो आपको लगेगा कि क्या चल रहा है। चलो ठीक है, आइसोमर शिफ्ट देखो बेटा, एक चीज ध्यान रखो बस, जितना ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जितना ज्यादा डी में इलेक्ट्रॉन होगा, आइसोमर शिफ्ट उतनी ज्यादा। ठीक है, राइट। मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाऊंगा, अभी नहीं लेकिन पढ़ाऊंगा जल्दी।
तो उसमें मैं आपको ये बेसिक ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, समझ में आ जाएगा, वहां से इक्वेशन से सॉल्व हो जाता है, ये पता चल जाता है ये। बट यहाँ भाई इतना ध्यान रखना है कि आपको जितना ज्यादा डी में इलेक्ट्रॉन होगा आइसोमर शिफ्ट उतनी ज्यादा आएगी। तो इतना तो पता चल रहा है ना, रिड्यूस में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडाइज में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो कहाँ आइसोमर शिफ्ट ज्यादा आएगी, बस। और एग्जाम में भी यही करते हो आप कैलकुलेशन थोड़ी करते हो, सिंपल है, डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी है, मोर द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, राइट, मोर द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन मोर द आइसोमर शिफ्ट, ठीक है। आगे चलें। फिर उसमें ये भी देखा जाता है कि सिमेट्रिकल है, खैर उतना हमें नहीं करना अभी, हाई स्पिन लो स्पिन हम देखते हैं, बट यहाँ हमारे पास दोनों हाई स्पिन है, तो हमारे पास कोई कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें ये भी देखा जाता है कि हाई स्पिन होगा तो क्या होगा, लो स्पिन, बट वो हम मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा वहां पे, यहाँ जरूरत नहीं इसकी, ठीक। यहाँ सिंपल दोनों के दोनों हाई स्पिन है, तो मुझे कुछ करना नहीं यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाएंगे बेटा, पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो अब आगे चलें, क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, ठीक है। तो आप देख लो कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आए आपसे होते हैं कि नहीं, एक दो। चलो इसी बार का क्वेश्चन है 2021 का ही। क्वेश्चन है, लिखो मेरे साथ में, which of the following statements for which of the following statements for rubidoxin ये कब का है, अभी जो 2022 में पेपर हुआ है ना, उसी का है ये, ठीक है। जो भी हुआ था ना फेब में, शायद 16 फरवरी को ऐसे कुछ हुआ था एग्जाम, उसी के। ऑप्शन है इसमें आयरन 2+ सेंटर हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। दूसरा है reduced form of iron is diamagnetic, reduced form of iron is diamagnetic, ये सही बात है क्या, diamagnetic। तीसरा है Fe2 center undergo JTD, undergo जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। और ये फोर्थ क्या है, ये है इट इज अ 2 iron 2s क्लस्टर। इसका मतलब समझो पहले, देखो इसका मतलब है ना, देखो जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया था ये बात, मैंने कहा था कभी कभी हम ऐसे लिखते हैं FENSM, या कभी कभी हम ऐसे लिखते हैं NFEMS, बोला था ना कल ये, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, याद है। अब ये मत कहना याद नहीं, कल ही पढ़ाया था मैंने कि या तो ऐसे लिखा जाता है या तो ऐसे लिखा जाता है, तो ये इन्होंने इस फॉर्म में लिख के दे दिया, इधर देखो इधर, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा, 2 एसिड लेवाइल सल्फर 2 आयरन सेंटर, तो कंफ्यूज नहीं होना इससे। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है, ऑप्शन इसमें है, उसके बाद हाँ इसमें लिखा है आर करेक्ट, पूरा क्वेश्चन ये है आर करेक्ट। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, हमारे पास पहला ऑप्शन है 1, ए कर देता हूँ 1 2 3, बी हमारे पास है 1 3 4, सी हमारे पास है 3 एंड 4, और डी हमारे पास है 1 एंड 3। गलत मत करना, ठीक है, उम्मीद करता हूं गलत नहीं करोगे आप। पूरा ही तो लिखा भैया, which of the following statements for rubidoxin, फिर स्टेटमेंट फिर आर ट्रू। पूरा ही तो है प्रवीण, चारों स्टेटमेंट हो गए आपके। अब इसको इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, चाहे इस फॉर्म में लिख के देख लो। अब जरा बताओ क्या सही है ऑप्शन में।
डी सही है ना? हाँ बिल्कुल यही सही है। देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, बिल्कुल है। वैसे डिस्टॉर्टेड होता है लेकिन कोई ऑप्शन में है नहीं यहाँ पे, तो हमारे पास डी ही ऑप्शन बचा। रिड्यूस फॉर्म डायमैग्नेटिक होती है? नहीं। पीछे देखो, पैरामैग्नेटिक है ना, इधर देखो, यही तो है रिड्यूस फॉर्म। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें? 1 2 3 4। क्या है ये? पैरामैग्नेटिक। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पे आते हैं। इट इज आयरन 2 प्लस सेंटर अंडर को जेटीडी। देख लो इधर जेटीडी जाएगा कि नहीं, अनसिमेट्रिकल है कि नहीं है, देखो इधर। ये देखो ई जो है अनसिमेट्रिकली फील्ड है ना, अगर अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा तो जेटीडी तो सो ही करेगा, राइट। और लास्ट में हमारे पास क्या है? 2Fe2S क्लस्टर थोड़ी है ये नहीं है ये क्या? इसमें दो एसिड लेवाइल सल्फर नहीं होते। कितने होते हैं? 0। 0 एसिड लेवाइल सल्फर होता है ना, तो कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन और देख लो आप, काफी पहले आया था नेट में। एक मिनट देखूं है भी इसमें। हाँ देखो, इन बैक्टीरियल रूब्रेडॉक्सिन, इन बैक्टीरियल, नाम ही लिख दिया बैक्टीरियल, बैक्टीरियल रूब्रेडॉक्सिन, the number of iron atoms, the number of iron atoms, sulfur bridges, sulfur सल्फर ब्रिजेस का मतलब इसकी बात कर रहा है, इसकी इनऑर्गेनिक सल्फर की, ठीक है। सल्फर ब्रिजेस का मतलब ये है। एंड सिस्टीन लिगेंड्स आर, एंड सिस्टीन लिगेंड्स आर ए बी सी डी। यहां पर लिखा है आयरन एटम और यहां पर है सल्फर ब्रिज। सल्फर ब्रिज मतलब इनऑर्गेनिक सल्फर, ठीक है, या सल्फाइड जो आता है आपका। और यहाँ है सिस्टीन, यहाँ है 4 4 4, यहाँ है 2 2 4, अगला है हमारा 2 2 2 और यहाँ पर है 1 0 4। गलत मत करना, ठीक है। ये 4 है, राइट। तो रूब्रेडॉक्सिन में क्या होता है? कितने आयरन सेंटर हैं? ये है नेट 2011 में, ठीक है, नेट 2011। नेट वाले ही थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। एक आयरन, यही तो लिखते हैं Fe1S0। तो ये देखो, ध्यान रखो कि अगर S0 हुआ ना तो सिस्टीन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है। अब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर जो है किससे सेटिस्फाई होगी? सिस्टीन से, अगर कोई भी इनऑर्गेनिक सल्फर नहीं है तो यहाँ देख लो, मेटल हमारा एक हो गया, ऑप्शन ही एक ही करेक्ट है। हो सकता था मल्टीपल कर देते, फिर यहाँ एसिड लेवल सल्फर क्या है? 0, तो 1 0 तो यही है ना। बाकी सिस्टीन कितना हो जाएगा? 4। अभी ने पीछे देखा भी था कि सिस्टीन का नंबर कितना था? 4 था। चलो, तो इसका मतलब आप रूब्रेडॉक्सिन से क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। अब अगर रूब्रेडॉक्सिन से क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है आपसे मॉसबार स्पेक्ट्रम से पूछ ले, दो स्पेक्ट्रम ड्रॉ करके, या फिर स्टेटमेंट दे दे कि इसका ज्यादा आ रहा है, इसका कम आ रहा है, बताइए ऑक्सीडाइज वाला कौन सा है, रिड्यूस वाला फॉर्म कौन सा है। या मैग्नेटिक मोमेंट पूछ ले सीधे कि एस की वैल्यू कितनी है ऑक्सीडाइज फॉर्म में, रिड्यूस फॉर्म में, है ना। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। रूब्रेडॉक्सिन हमारा हो गया। दूसरा हमारा है फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन मैंने कल बताया था कि फेरेडॉक्सिन नाम इसका क्यों? फर मतलब होता है आयरन, और डॉग, देखो फेरेडॉक्सिन का मतलब Fe, राइट। फेरे हो गया, उसके बाद रिडॉक्सिन। रिडॉक्सिन का मतलब होता है रिडॉक्स प्रोटीन। इसका मतलब है आयरन कंटेनिंग रिडॉक्स प्रोटीन, यही मतलब हुआ ना फेरेडॉक्सिन का। थोड़ा नाम भी आपको अब तो पता चल जाएगा कि ये नाम क्यों रखा गया इसका। फर मतलब होता है आयरन,
रिडॉक्सिन मतलब होता है रिडॉक्स प्रोटीन, तो इसका मतलब फिर रिडॉक्सिन क्या है? आयरन कंटेनिंग रिडॉक्स प्रोटीन, यही है ना। अब इसमें साइटोक्रोम को मत कंसीडर कर लेना कि साइटोक्रोम भी तो आयरन कंटेनिंग होता है। अब फेरेडॉक्सिन क्या होता है? देखो रुब्रेडॉक्सिन में कितना आयरन था? 1। फेरेडॉक्सिन ऐसी प्रोटीन होती हैं जिनमें आयरन का नंबर 1 से क्या होता है? ज्यादा होता है। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, राइट। यहाँ में हम लिख लेते हैं फेरेडॉक्सिन्स आर iron sulfur proteins having more than one iron center, having more than one iron center। तो यहां एक से ज्यादा आयरन सेंटर होता है, जिनमें हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो एग्जांपल में लिख देता हूं, फिर एक एक करके पढ़ते हैं। एग्जांपल Fe2S2, इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है प्लांट फेरेडॉक्सिन। प्लांट फेरेडॉक्सिन, मैं बार बार नाम इसलिए लिखता हूं ना कि अगर स्टेटमेंट में है तो अब नाम तो मत भूलो एटलीस्ट, ठीक है। Fe4S4 क्यूबेन लाइक फेरेडॉक्सिन, अभी सबके बारे में पढ़ेंगे करके। क्यूबेन लाइक फेरेडॉक्सिन। Fe3S4 ये भी एग्जांपल है, इसका कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं है, ठीक है। और एक होता है रिस्के प्रोटीन, REISKE, ये जो है ना इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। किसका? Fe2S2 का, ठीक है। या इसको जो पहला वाला है इसको फोटोसिंथेटिक फेरेडॉक्सिन भी बोलते हैं। और अगर आपने जेंथीन ऑक्सीडेज पढ़ा हो तो उसमें भी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करता है। जेंथीन ऑक्सीडेज एक एंजाइम है मोलिब्डेनम कंटेनिंग, ठीक है। तो जल्दी से फेरेडॉक्सिन में क्या क्या पढ़ना है? Fe2S2, Fe4S4, Fe3S4 और रिस्के प्रोटीन या रिस्के सेंटर बोलते हैं इसी को। बस ये थोड़ा सा मॉडिफाइड है, ठीक है। मतलब सिस्टीन के साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं इसमें। दो क्या है? इमिडाजोल, और इमिडाजोल की वजह से जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है इनकी चेंज हो जाती है। मैंने आपको पढ़ाया कि जो आयरन सल्फर प्रोटीन है वो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, रिड्यूसिंग नेचर का है वो। रिस्के सेंटर में आप देखना यहाँ पर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल आएगा। तो मैं आपको पढ़ा इसी ले रहा हूँ कि आपको पता चले कि इसका पॉजिटिव क्यों आता है, और फिर मैं आपको बता दूंगा कि पॉजिटिव क्यों आता है। वो लिगैंड जो होता है उसकी वजह से आता है, वो समझा दूंगा आपको, ठीक है। चलो तो एक शुरू करते हैं हम लोग यहां से। आयरन सल्फर प्रोटीन दैट इज प्लांट फेरेडॉक्सिन या फोटोसिंथेटिक फेरेडॉक्सिन, तो यही समझ लो फोटोसिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होता होगा, ठीक है। क्लियर? चलो अब शुरू करते हैं Fe2S2 के बारे में। अब ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, कुछ चीजें आप खुद से सीख जाओगे करना, ठीक है। Fe2S2 फेरेडॉक्सिन, Fe2S2 फेरेडॉक्सिन, तो लिख लो। इट इज, फिर से लिख लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लांट फेरेडॉक्सिन, प्लांट फेरेडॉक्सिन या फोटोसिंथेटिक फेरेडॉक्सिन। और ऐसा नहीं कि प्लांट फेरेडॉक्सिन है तो सिर्फ प्लांट में होता है, ये नहीं, ये एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक फेरेडॉक्सिन। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर नंबर ऑफ एसिड लेवाइल सल्फर कितने हैं तो क्या लिखोगे आप बताओ? इसको देखो जरा, चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिख दो, 2Fe2S। बताओ नंबर ऑफ एसिड लेवाइल सल्फर कितने हैं? नंबर ऑफ एसिड लेवाइल सल्फर कितने हैं? अब तो बता ही सकते हो ना देख के इसको, 2। तो क्या लिखोगे? अगला पॉइंट लिख लो, नंबर ऑफ एसिड लेवाइल सल्फर या इनऑर्गेनिक सल्फर, दोनों नाम ध्यान रखो, जिसे भूलो ना आप कुछ भी कि अगर नाम चेंज करते तो गड़बड़ हो जाए। इनऑर्गेनिक सल्फर ये कितने हैं? 2 हैं। चाहो तो आप ऐसे दिखा सकते हो रिएक्शन भी, क्या लिख सकते हैं हम लोग? Fe2 ऐसे लिख सकते हैं, चलो ऐसे लिखते हैं Fe2S2 प्लस 4H प्लस
क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 आयरन 3+ हमारे बचेंगे और हमारा बनेगा 2H2S। ये भी पूछ सकता है कि जब आप Fe2S2 फेरेडॉक्सिन के साथ एसिड की रिएक्शन कराते हो तो कितने मोल्स आपके H2S निकलते हैं, कितने मोल निकलेंगे, 2। और 2 मोल H2S से समझाता है कि उसके पास क्या है, 2 एसिड लेवाइल सल्फर है ना। ये भी तो बोल सकता है ना आपसे। एसिड लेवाइल इसलिए बेटा क्योंकि एसिड से रिएक्शन कराने पर रिमूव हो जाता है वो। एसिड मतलब एसिड, लेवाइल मतलब जो हट जाए, तो एसिड से वॉश करने पर निकल जाता है। ठीक है, अरे दो दो नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन अगर आएगा तो निकल तो जाएगा ही ना वो H2S के फॉर्म में। ठीक, और मेटल सेंटर कितने हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ आयरन सेंटर 2 है। चलो स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। एसिड लेवाइल का मतलब है, एसिड मतलब एसिड हुआ, लेवाइल मतलब निकलने वाला, बस। तो चाहे बोले रिमूव्ड बाय एसिड, चाहे बोले वॉशिंग बाय एसिड, चाहे बोले H2S निकले, चाहे बोले इनऑर्गेनिक सल्फर, चाहे बोले एसिड लेवाइल सल्फर, इन पांचों का मतलब एक ही चीज है। सुन लो, अगर बोले रिमूव्ड बाय एसिड, वॉश्ड बाय एसिड, हालांकि दोनों का मीनिंग एक ही है, इनऑर्गेनिक सल्फर, एसिड लेवाइल सल्फर, ब्रिजिंग सल्फर, सल्फाइड ब्रिज, ये सबका मतलब एक ही है, H2S का निकलना, ये सबका, ये जितने मैंने स्टेटमेंट बोले ना, सबका एक ही मतलब है, क्या, इनऑर्गेनिक सल्फर। ठीक है, चलो स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। तो इसमें हमें 2 एसिड लेवाइल सल्फर बनाना है, तो ध्यान सुनो, एसिड लेवाइल सल्फर जनरली ब्रिजिंग होते हैं, ठीक है, ऐसे लिखना। ब्रिजिंग क्यों, अरे क्योंकि इस पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो कम से कम 2 लोगों से तो जुड़ेगा ही ना, राइट। इसलिए जब भी लिखना कम से कम 2 लोगों से जुड़ेगा। अगर किसी में एक लोग से जुड़ा हो, जान लेना एसिड लेवाइल नहीं है वो। तो ये पहचान भी सकते हो, अगर आपको एग्जाम में स्ट्रक्चर पूछ ले और स्ट्रक्चर बना दे, आपको पता है कि 2 एसिड लेवाइल सल्फर है, लेकिन वो एक स्ट्रक्चर ऐसा बना रहा है जिसमें एक सल्फर आपका सिर्फ एक ही मेटल से जुड़ा है, दूसरे से नहीं जुड़ा, तो जान लेना वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सल्फर है सिर्फ, एग्जैक्टली exactly। देखो, तो यहां लिखता हूं मैं आयरन, स्ट्रक्चर इधर बनाते हैं, ठीक है, आयरन आयरन सल्फर सल्फर। अब बताओ यहां क्या लगाऊं मैं, यहां देखो 2 एसिड लेवाइल सल्फर हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यहां क्या लगाऊं, ध्यान रखो, जो भी वैलेंसीज अनसेटिस्फाइड होती हैं, जो वैलेंसीज बचेंगी एसिड लेवाइल सल्फर लगाने के बाद, उसमें हर जगह क्या लगा देना, आपको सिस्टीन लगा देना है। जैसे यहाँ पे 2 एसिड लेवाइल सल्फर हो गया ना, तो हमें आयरन को किस में रखना है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में, क्योंकि ज्योमेट्री क्या है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। तो एक कोऑर्डिनेशन इधर से हो गया, एक इधर से हो गया, 2 बचे ना, तो जो भी बचेगा ना वहां क्या लगा देना, सिस्टीन। रटना मत इसे, ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा। क्या करोगे आप, एसिड लेवाइल सल्फर को ब्रिजिंग आप लिख दिए। अब जो भी आप देख लेना कि आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 चाहिए, अब 4 के लिए जो भी आपकी और एक्स्ट्रा बच रही है, जो भी आपकी एक्स्ट्रा वैकेंसीज बच रही हैं, उनमें क्या लगाओगे आप, सिस्टीन का सल्फर लगा देना। तो 2 हमने इधर लगा दिया, 2 हमने इधर लगा दिया। अब क्वेश्चन में ये भी पूछने लगा है आजकल, पूछता है कि नंबर ऑफ सिस्टीन सल्फर कितने हैं इसमें, या सिस्टीन यूनिट्स कितनी है, कितनी है बताओ, कितनी सिस्टीन यूनिट है इसमें, Fe2S2 में कितनी सिस्टीन यूनिट है, इन Fe2S2 4, तो ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब आते हैं इसके ऑक्सीडाइज फॉर्म पे, इसके रिड्यूस फॉर्म पे, ठीक है। तो यहीं पे मैं समझा देता हूं, बाकी इसका मास बोर स्पेक्ट्रम हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, ऑक्सीडाइज फॉर्म और रिड्यूस फॉर्म। देखो ऑक्सीडाइज फॉर्म में क्या होता है, दोनों के दोनों आयरन होते हैं +3 में, देखो पहला आयरन भी +3 में, दूसरा आयरन भी +3 में। अब एक चीज समझो, यहाँ पे आयरन जब +3 में होता है तो क्या है, D5, ये D5 ये भी है, ध्यान से सुनो, D5 ये है, D5 ये, दोनों में 5-5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में से मैं लिख देता हूं, और ये वाले जो होते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में से अरेंज हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हो आप, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। क्या बोलते हैं उसको, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू है ये, उसको बोलते हैं सुपर एक्सचेंज पाथवे। जिस मैकेनिज्म के थ्रू एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, उसको बोलते हैं सुपर एक्सचेंज मैकेनिज्म या सुपर एक्सचेंज पाथवे। समझ गए।
तो ये 5 क्या हो जाते हैं अपवर्ड, और ये 5 इसके मतलब ये है कि ये जो +3 में है इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में और इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दूसरे डायरेक्शन में, राइट। और ये क्यों हुआ? ये जो ब्रिजिंग है ना इसकी वजह से हुआ है। ये जो सल्फर ब्रिजिंग है ना यही करवाता है एंटीफेरोमेटिक कपलिंग। अगर आपको थोड़ा बहुत भी एंटीफेरोमेटिक सब्सटेंसेस का आइडिया हो तो सुपर एक्सचेंज पाथवे आपने पढ़ा होगा, राइट। खैर, ये अपवर्ड ये डाउनवर्ड एंटीफेरोमेटिक कपलिंग हो गई। अब देखो ये पांचों के पांचों को ये पांचों कैंसिल कर देंगे तो एस क्या आ जाएगा 0। तो ये नॉर्मली कैसा हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक। अगर डायामेटिक हो गया तो क्या होगा ये ESR इनएक्टिव। दोनों को जोड़ के लिखना, ठीक है, नहीं तो अलग अलग लिख दो। ESR इनएक्टिव, समझ गए। इसमें आते हैं। अब अगर इसमें रिड्यूस करोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन लेता है? एक ही इलेक्ट्रॉन तो लेता है, ध्यान रखना, सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक तो +3 में ही रहेगा, दूसरा किसमें चला जाएगा +2 में। तो एक हो गया D5, एक हो गया D6। D5 में सारे के सारे अपवर्ड, इसमें डाउनवर्ड कर देते हैं। एक मिनट थोड़ा इसको ठीक से लिखता हूं। देखो इधर इधर 1 2 3 4 5 और इधर क्या हो गया 1 2 3 4 5 6। तो देखो ये 5 अपवर्ड हैं, ये डाउनवर्ड है, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन एक अपवर्ड बचेगा अभी इधर, देखो एक ये बचेगा ना, ये वाला। तो एस हमारा कितना हो जाएगा? यहां भी एंटी फेरोमेटिक कपलिंग है, यहां भी क्या है एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। लेकिन यहां पर S इक्वल टू कितना आएगा 1/2। 1/2 क्यों? अरे क्योंकि देखो ये 5 अपवर्ड है, अब डाउनवर्ड देखो 1 2 3 4 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, लेकिन एक बचा ना यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन वाला। तो एक की स्पिन कैंसिल नहीं हुई है, तो जब एक की स्पिन कैंसिल नहीं होती, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन को कितने लेते हो 1/2, यही यहाँ पर S 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये होगा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और ये होगा ESR एक्टिव, ठीक। तो Fe2S2 कहां मिलता है आपको? ये कई जगह पे इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में। जैसे कॉमन सबसे क्या है, प्लांट जो फोटोसिंथेसिस जो होती है वहां पे आपको मिलेगा। हम जो फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहां दिखाएंगे आपको ये। और दूसरा एक याद रखना, जेंथीन ऑक्सीडेज मोलिब्डेनम कंटेनिंग एंजाइम होता है, वहां भी ये पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करता है। तो ऑक्सीडाइज फॉर्म में दोनों के दोनों +3 में है, रिड्यूस फॉर्म में एक +3 में है, क्या +2 में। एक याद कर लो, सुनो, ऑक्सीडाइज याद कर लो, रिड्यूस अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन से रिड्यूस करना होता है। दोनों को मत याद करो, किसी एक को याद कर लो, इसको याद कर लो। अब यहां से यहां जब जाएगा तो किसी एक को इलेक्ट्रॉन दे दो, +3 में है, +3 में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो या तो इसको +2 में कर दो या तो इसको +2 में कर दो, ये अपने आप पता चल जाएगा आपको। फिर एंटीफेरोमेटिक कपलिंग जहां हो सकती है वहां दिखा देना। और ध्यान रखो क्यों हो रही है, इस ब्रिजिंग की वजह से। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा एंटीफेरोमेटिक कपलिंग का तो आप जानते हो जहां पे भी ब्रिजिंग होती है वहां पर एंटीफेरोमेटिक कपलिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू? सुपर एक्सचेंज पाथवे या सुपर एक्सचेंज मैकेनिज्म के थ्रू। बताओ इतनी बात समझ में आई आप लोग को? कल हम इसका मॉसबार स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे Fe2S2 का, ठीक है। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि रिड्यूस फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की दोनों सेम है, मतलब दोनों की दोनों +3 है। और ऑक्सीडाइज फॉर्म में दोनों की दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की +3 है, और रिड्यूस फॉर्म में दोनों की दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में एक +3 में क्या है, +2 में है। कैसे? +2 वाले का आइसोमर शिफ्ट ज्यादा होगा, +3 वाले का आइसोमर शिफ्ट कम होगा। तो मॉसबार से पता चल जाता है। क्या किसी ने देखा थोड़ी है इसको, खुद से सोचो, क्या इसको देखा क्या किसी ने? नहीं, उसी स्पेक्ट्रम से तो आइडेंटिफाई किया गया ना, स्पेक्ट्रम देख के आइडेंटिफाई किया गया कि अच्छा यहाँ पर दोनों के दोनों की सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ एक अलग है एक अलग है, क्योंकि वहां पे स्प्लिटिंग आपको देखने को मिलेगी, कल हम देखेंगे क्लास में। ध्यान से सुनो, इसको किसी ने देखा नहीं आंख से ऐसे। ये सब चीज स्पेक्ट्रल डेटा जो होता है उसके बेसिस पे बताया जाता है। और भी चीजें की जाती है, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत रोल है इसमें। मैं आपको इसलिए मौसबार इसका बता रहा हूं कि वहां से भी आप आइडेंटिफाई करना सीख जाओ, ठीक है। सुपर एक्सचेंज मैकेनिज्म, मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है ना बेटा,
कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, उसमें जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें सुपर एक्सचेंज मैकेनिज्म मेंशन है। आसान चीज है, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, किसी दिन मैं आपको समझा दूंगा लेकिन इसके बारे में, ठीक है। ब्रिजिंग जहां पे होती है, एक अपवर्ड हो जाएगा, एक डाउनवर्ड हो जाएगा सिस्टम, ये बहुत आसान चीज है, मैं आपको किसी क्लास में बता दूंगा लेकिन ये, ठीक। या मैं ऐसे बोलता हूँ कि आप कोई भी बुक उठाओ, उसमें एंटी फेरोमेटिक कपलिंग वाला चैप्टर खोलो, वहां पे देखो सुपर एक्सचेंज मेंशन होगा, ठीक है। खैर, अगर आपको नींद मिलेगा तो मैं पढ़ा दूंगा, मैं बता दूंगा किसी दिन, ठीक है। चलो फिर आज की क्लास को हम लोग एंड करते हैं यहीं पे। शाम की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थियरी, है ना। हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थियरी हम लोग पढ़ रहे थे तो बीच में वो कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था, तो क्रिस्टल फील्ड थियरी पढ़ेंगे और उससे हम बताएंगे कैसे इनेटनेस बताते हैं, कैसे लेबिलिटी। जो क्रिस्टल फील्ड थियरी है, ध्यान सुनो, क्रिस्टल फील्ड थियरी से ही हमको इनेटनेस लेबिलिटी बतानी है, बीबीटी से नहीं बतानी है, बीबीटी तो फेल हो गया था। तो हमें किससे बताना, क्रिस्टल फील्ड थियरी से ही बताना है कि कोई भी सिस्टम जो है इनर्ट होगा, कोई सिस्टम लेवाइल होगा, कोई सिस्टम ज्यादा इनर्ट होगा, कोई सिस्टम कम। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं ना, सब क्रिस्टल फील्ड थियरी से ही सॉल्व होते हैं, इसलिए हमें उसके बारे में ठीक से पढ़ना है, ठीक है। तो जो भी आप एग्जाम्पल जितने पढ़ते हैं, जितने भी आप एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं या जो बुक्स में दिए, वो सब सीएफटी के बेसिस पे सारे सॉल्व हो जाते हैं। बीबीटी का लिमिटेशन भी आज हम लोग देख लेंगे, वो तो फेल हो जाएगी। बाकी कल यहां से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और मैंने कल आपको बोला था कि आप पिछले 5 लेक्चर देख लो, तो आज एक दिन हो जाएगा, कल एक दिन और टाइम आपके पास है। तो परसों के दिन जो है हम लोग पिछले शुरुआत के 5 लेक्चर में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए होंगे, अगर कंप्लीट क्वेश्चन बनेगा तो हम लोग उसको डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखो, शाम को हम लोग मिलते हैं। सर लोअर डी ऑर्बिटल वैकेंट होने से लेवाइल, अरे भैया किसी के पास अगर लो एनर्जी की वैकेंट डी ऑर्बिटल होगी तो कोई भी लिगेंड आके जुड़ना चाहेगा कि नहीं वहां पे, क्यों जुड़ना चाहेगा। ध्यान सुनो, चलो से समझ लो, देखो इधर एक बात बताओ, अगर एक सिस्टम में हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल, ध्यान सुनो मेरी बात, एक में हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल है जो न्यूक्लियस से दूर है, एक में लो एनर्जी डी ऑर्बिटल है जो न्यूक्लियस के पास है। अब ये लिगेंड है, ठीक है, राइट। इसको यहां आके जुड़ना है, इसको यहां आके जुड़ना है, तो बताओ लिगेंड जुड़ेगा कहां, यहां जुड़ेगा कि यहां। बॉन्ड कहां अच्छा बन सकता है इसका, इसका अच्छा बॉन्ड कहां बनेगा, लो एनर्जी ऑर्बिटल से कि हाई एनर्जी ऑर्बिटल से। कल बताया था ना, इनर ऑर्बिटल अच्छा बॉन्ड बन, क्योंकि लो एनर्जी ऑर्बिटल तो अंदर की साइड में होगी ना, लो एनर्जी ऑर्बिटल तो अंदर की साइड में होगी, तो इसका बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्गर, इसका बॉन्ड क्या बनेगा, वीकर। तो लिगेंड यहां बॉन्ड बना सकता है, और जब ये जुड़ जाएगा तो फिर क्या करेगा, जो लोग पहले से प्रेजेंट है उनमें क्या करेगा, रिपल्सन क्रिएट करेगा, तो अगला वाला बाहर निकल जाएगा यहां से। मतलब ये एसोसिएटिव पाथवे वाला कॉन्सेप्ट है, किसका ये, मैंने बताया था ना, डिसोसिएटिव एसोसिएटिव दोनों हो सकता है ना। तो अगर मान लो एक सिस्टम के पास हाई एनर्जी की ऑर्बिटल है, एक सिस्टम के पास लो एनर्जी की ऑर्बिटल है, लिगेंड अगर आएगा तो उसको अगर मिला कि लो एनर्जी ऑर्बिटल उसके पास है, तो क्या करेगा, वहां जाके जुड़ सकता है, क्योंकि बॉन्ड तो अच्छा बनेगा ना उसका। जो हाई एनर्जी ऑर्बिटल है वहां बॉन्ड तो वीक बनेगा, क्यों जुड़ेगा वहां पे, राइट। हाँ, मोर न्यूक्लियर फोर्सेस लिए इनर वाला अच्छा बॉन्ड बना लेता है। अब कोई भी आएगा तो अच्छा ही बॉन्ड बनाना चाहेगा, अब जैसे जुड़ेगा रिपल्सन करके हटा देगा वो, ठीक है। चलो ठीक है, तो शाम को हम लोग फिर से मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। ओके बेटा, ओके ओके, ठीक है।